नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। लाउड स्पीकर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। और हम जान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है, रैलियां चल रही हैं, सभाएं हो रही हैं और बयानबाजियां हो रही हैं। लाउड स्पीकर पर हम आपको बताएंगे कि कहां नेताओं के बयान से हलचल हुई और कहां नेताओं को बयान देना भारी पड़ गया। और चलिए 4 बड़ी खबरों की बात कर देते हैं। सबसे पहले लाउड स्पीकर में 4 बड़ी खबरों की सबसे पहले बात हम कर देते हैं। सबसे पहले खबर है, खत्म होगा प्रचार। जी हां, लोकसभा का चुनाव 5वें चरण में अब पहुंच चुका है। 5वां चरण होना है, 20 को वोटिंग है और उसके लिए प्रचार आज थम जाएगा। कई दिग्गजों की साख दांव पर है। स्मृति ईरानी आपको यहां पर नजर आ रही होंगी। कई और दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। राहुल गांधी, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी सभी 5वें चरण में चुनावी मैदान में हैं। इन सबकी किस्मत ईवीएम में कैद होगी। विस्तार से बात करेंगे इस पर। दूसरी बड़ी खबर है, कांग्रेस का बागी प्लान। जी हां, कांग्रेस का बागी प्लान क्या है? जो कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं कांग्रेस के विधायक, उनके लिए कांग्रेस ने एक प्लान बना दिया है। एमपी कांग्रेस ने एक प्लान बनाया है। क्या है प्लान कांग्रेस का, वो आपको हम बताएंगे विस्तार से। तीसरी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, सियासत के करण अर्जुन। जी हां, सियासत के करण अर्जुन। तस्वीरों में एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव। यूपी के 2 लड़के आपको नजर आएंगे। सियासत में करण अर्जुन की एंट्री हो चुकी है। क्या है इसके मायने, विस्तार से आपको बताएंगे। चौथी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र में मोहन। जी हां, एमपी की जिम्मेदारी संभालने के बाद, छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी संभालने के बाद अब मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुखिया दूसरे स्टेट में लगातार प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज पहुंचे थे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के दौरे का क्या अहम खास रोल रहेगा, क्या मायने हैं इस दौरे के, मोहन यादव के महाराष्ट्र के दौरे के, इस पर विस्तार से बात होगी। और सबसे पहले बात हो जाए चुनाव प्रचार के खत्म होने की। तो लोकसभा का चुनाव प्रचार, मतलब लोकसभा का चुनाव अब 5वें चरण में पहुंच गया है। अब 5वें चरण का प्रचार थम जाएगा। ओडिशा, यूपी समेत 8 राज्यों की 49 सीटों पर 20 मई को मतदान होना है। 5वें चरण में सभी दिग्गज नेताओं ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी। क्या पीएम मोदी, क्या अमित शाह, राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने धुआंधार रैलियां की हैं, सभाएं की हैं, रोड शो किए हैं। 5वें चरण में कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी साख दांव पर है, चाहे वो राहुल गांधी हो, राजनाथ सिंह हो या हो स्मृति ईरानी। बीजेपी के सामने अधिक से अधिक सीटें जीतने के साथ ही मतदान प्रतिशत को बढ़ाने की भी चुनौती होगी। खास रिपोर्ट देखिए आप। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के मतदान का चुनावी शोर आज थम जाएगा। आज शाम को चुनावी शोर पर रोक लग जाएगी और इसके बाद उम्मीदवार जनसंपर्क में जुटेंगे। 5वें चरण में 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 49 सीटों पर 20 मई को मतदान होना है। 5वें चरण में 695 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस चरण में सबसे अधिक सीटें यूपी की हैं। यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जहां कुल 144 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इस चरण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत कई हाई प्रोफाइल चेहरों की किस्मत दांव पर है। यूपी की रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली संसदीय सीट की चर्चा सूबे के साथ पूरे देश में चर्चित है। यहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट इकलौती सीट है जिस पर 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। तब सोनिया गांधी यहां से जीतकर लोकसभा पहुंची थी। सोनिया अब राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुकी हैं। कांग्रेस ने काफी इंतजार के बाद रायबरेली से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने यहां दिनेश प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सबसे चर्चित चेहरे बने हुए हैं। बीजेपी के राजनाथ सिंह के सामने सपा के रविदास मेहरोत्रा हैं। मंत्री रह चुके मेहरोत्रा फिलहाल लखनऊ मध्य विधानसभा सीट से सपा के विधायक हैं। बहुजन समाज पार्टी ने लखनऊ में सरवर मलिक को उम्मीदवार बनाया है। 2019 लोकसभा चुनाव में लखनऊ संसदीय सीट से बीजेपी के राजनाथ सिंह ने जीत हासिल की थी। तब लखनऊ सीट पर 54.78% मतदान हुआ था।
वहीं केंद्रीय मंत्री और अमेठी की मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी एक बार फिर बीजेपी के टिकट पर यहां से चुनावी मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस ने केएल शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीएसपी ने नन्हे सिंह चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को मात दी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां पर 54.8% मतदान हुआ था। पांचवें चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। बीजेपी के सामने सीटों को जीतने के साथ ही इस चरण में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की भी चुनौती होगी, क्योंकि पिछले चरणों में हुए कम मतदान से कई सारे सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक मतदान हो सके। विस्तार न्यूज भी आपसे अपील करता है कि अगर आपके क्षेत्र में मतदान है तो अपने घरों से बाहर निकलें और लोकतंत्र के इस यज्ञ में अपनी आहुति दें। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो लोकसभा चुनाव का पांचवा चरण काफी महत्वपूर्ण है, अहम है, क्योंकि इस चरण में यूपी की सबसे ज्यादा सीटों पर वोट डाले जाने हैं। 14 सीटों पर उड़ीसा में भी मतदान होना है। पांचवें चरण में वहां पर भी प्रचार थम जाएगा और हम सीधे आपको उड़ीसा लिए चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी मृगेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उड़ीसा से। मृगेंद्र, पांचवा चरण बेहद अहम चरण है, क्योंकि यूपी की कई सीटें हैं, इसमें उड़ीसा की भी कई सीटें हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। राहुल गांधी, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और कई ऐसे बड़े नेता हैं जो चुनावी मैदान में हैं पांचवें चरण में। चूंकि उड़ीसा में मौजूद हैं आप, उड़ीसा की सियासी हवा क्या कुछ कह रही है, किस तरफ बह रही है, क्या माहौल है उड़ीसा में? देखिए, पांचवें चरण में उड़ीसा की 5 सीटों पर मतदान होना है। उसमें अस्का, बरगढ़, बलांगीर, कंधमाल और सुंदरगढ़ है। हम लोग अभी सुंदरगढ़ में खड़े हैं। बहुत बड़ी लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ से जोएल उरांव जो है लगातार 4 बार सांसद रहे हैं भाजपा के और केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। यहाँ भाजपा जो कि पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी को लेकर मैदान में उतरी है, वहीं बीजू जनता दल से इनका मुख्य मुकाबला है। कांग्रेस कुछ सीटों पर मुकाबला करती नजर आ रही है, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा और बीजू जनता दल के बीच है। हालांकि लोकसभा चुनाव के लिए लोगों का, हमने मतदाताओं से जो बात की, यहाँ के स्थानीय लोगों से बात की, उनका मत जो है मोदी की गारंटी के पक्ष में ज़्यादा झुका है। लेकिन विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी और नवीन पटनायक की गारंटी के बीच मतदाता अभी असमंजस में है। वो की स्थिति में आपको कुछ डाटा बताना चाहेंगे। यहाँ से 13 पांचवें चरण में जो 5 सीटें हैं उसमें 13 करोड़पति उम्मीदवार हैं। हाँ। और जो बलांगीर सीट से हैं संगीता कुमारी सिंहदेव, इनकी संपत्ति करीब 67 करोड़ रुपए है। तो ये उड़ीसा की जो एक छवि है कि सामान्य, बहुत सामान्य है, वैसा नहीं है। यहाँ के भी लोकसभा कैंडिडेट जो हैं वो करोड़पति हैं और 13 करोड़पति। चलिए ठीक है, उड़ीसा में भी चुनाव प्रचार थम जाएगा। उड़ीसा के जनता के मन में क्या है ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। बहुत शुक्रिया मृगेंद्र, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात होगी सियासत के करण अर्जुन की। जी हां, रायबरेली में चुनाव के बीच अब पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। रायबरेली में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के कुछ पोस्टर लगे हैं। देखिए, दिख रहे होंगे आपको पोस्टर, जिनमें उनको करण अर्जुन बताया गया है। क्या है पूरा मामला? कहा जाता है कि सियासत में पोस्टर, बैनर के काफी मायने होते हैं। पूरा मामला क्या है, मायने क्या है इस पोस्टर के, हमारे संवाददाता आदर्श सिंह आपको बताएंगे विस्तार से। देखिए, पांचवें चरण का चुनाव प्रचार थमने को है। अब से थोड़ी ही देर में ये चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और इसी पांचवें चरण में यूपी की 2 महत्वपूर्ण सीटें अमेठी और रायबरेली भी शामिल हैं। इस वक्त हम रायबरेली में मौजूद हैं और रायबरेली में एक दिलचस्प पोस्टर देखने को मिला है। रायबरेली में अगर आप देखें तो देख सकते हैं कि एक पोस्टर लगा है जिसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी को करण अर्जुन बताया गया है। उनकी तस्वीर लगाई गई है और उसी फिल्मी अंदाज में उनकी फोटो को यहाँ पर बनाया गया है और ऊपर लिखा हुआ है द रिटर्न ऑफ सोशल जस्टिस, पीडीए के करण अर्जुन, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, आई लव माई इंडिया। ये पोस्टर उनके एक समर्थक ने लगाया है और बड़े बेहद दिलचस्प पोस्टर है। उसी के ठीक अगर हम सामने की बात करें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दूसरा पोस्टर लगाया गया है कांग्रेस की तरफ से, जिसमें 1 लाख सालाना महिलाओं को गारंटी, हाथ बदलेगा हालात, यानी प्रचार का भी पोस्टर है। तो निश्चित तौर पर जो जंग है रायबरेली और अमेठी की वो बेहद दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से रायबरेली में न सिर्फ कांग्रेस के नेता अलग अलग राज्यों के कैंप करके रुके हुए हैं, बल्कि इसके साथ साथ बीजेपी के भी तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं और इस तरीके के पोस्टर वॉर भी देखने को मिल रहे हैं।
कैमरामैन शिव त्रिपाठी के साथ आदर्श सिंह, विस्तार न्यूज, रायबरेली। तो देखिए, रायबरेली से राहुल गांधी मैदान में हैं, तो कांग्रेस के तमाम नेता भी उनके लिए प्रचार करने के लिए रायबरेली ही पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी राहुल गांधी के लिए प्रचार कर रहे हैं। विस्तार न्यूज ने उनसे खास बातचीत की है, सुनिए आप भी। रायबरेली के रण को जीतने के लिए दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। अगर हम बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के कई बड़े नेता अलग अलग राज्यों से भी रायबरेली में कैंप कर रहे हैं। चाहे हम भूपेश बघेल की बात करें जो यहाँ पर इंचार्ज बनाए गए हैं, या फिर पीसी शर्मा जी की बात करें जो मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के पुराने नेता हैं, वो भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या माहौल है कांग्रेस का रायबरेली में, क्या देख रहे हैं आप? 103 साल पहले 1921 में पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले यहाँ पर आए थे, जब किसानों का आंदोलन हो रहा था और अंग्रेज़ सरकार ने उन पे किसानों पे गोली चलाई थी, और कितनी भी लहरें आई वो उसमें हमेशा ने जीत दर्ज की और पार्लियामेंट बैठी। सोनिया गांधी जी ने कल एक बड़ी भावनात्मक भावुक अपील की कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ। खतरा, डर या कोई वैसी बात तो नहीं है कि इस बात को लेकर उन्हें अपील करनी पड़ी? उनकी अपील मैं समझता हूँ कि जो रायबरेली में जो सोनिया गांधी जी ने कहा, उनका मतलब ये था कि मुझे आप लोगों ने सेवा का मौका दिया, मैं 20 साल सांसद रही और लाड़ प्यार दिया, अब मैं अपने बेटे राहुल गांधी को सौंप रही, इनको भी वैसा ही लाड़ प्यार देना जैसा मुझे दिया। मतलब जीत को लेकर, दोनों सीटों को लेकर आश्वासन? दोनों सीट, वहाँ कुछ अंतर कम हो सकता है अमेठी में, लेकिन यहाँ का अंतर तो हिंदुस्तान की जो इन्हीं जो सीट्स होंगी उसमें आएगा। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। पीसी शर्मा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, फिलहाल रायबरेली में हैं और निश्चित तौर पर जीत का दावा कर रहे हैं। चाहे हम रायबरेली की बात करें या फिर अमेठी की, ये भी कह रहे हैं कि जीत का अंतर कितना होने वाला है खाली ये देखने वाली बात है, बाकी जीत तय है। कैमरामैन शिव त्रिपाठी के साथ आदर्श सिंह, विस्तार न्यूज, रायबरेली। अब बात कुछ और स्टेट और खबरों की हो जाए। यूपी, दिल्ली, बिहार, झारखंड के बाद एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव अब महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। मुंबई में उन्होंने चुनावी सभा की, शिवाजी पार्क, दादर में शोभा यात्रा में शामिल हुए। लेकिन सवाल यह है कि यूपी और बिहार में तो यादव फैक्टर है, मुंबई में कौन सा फैक्टर है जो मोहन यादव को वहां भेजा गया है, और मुंबई में कितना कमाल कर पाएंगे मोहन यादव, इसे बताती हमारी खास रिपोर्ट देखें आप। याद कीजिए वो वक्त जब एमपी में विधायक दल का नेता चुने जाने की कवायद चल रही थी। डॉक्टर मोहन यादव फोटो सेशन में सबसे पीछे नजर आ रहे थे। मुख्यमंत्री बने, अपने फैसलों से खुद को साबित किया और पार्टी ने जो जिम्मेदारी सौंपी उसे बखूबी निभाया भी। और अब मोहन यादव का कद इन 6 महीनों में इतना बड़ा हो चुका है कि वो देश की सियासत के एक बड़े चेहरे बन गए हैं। पहले यूपी बिहार में यादव फैक्टर को साधने के लिए भेजा गया और फिर दिल्ली झारखंड में एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने धुआंधार प्रचार किया और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। मगर अब वो महाराष्ट्र पहुंच गए हैं। मुंबई में मोहन यादव ने मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार किया और प्रत्याशी राहुल रमेश शेवाले के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की। मुंबई में मोहन यादव के जरिए बीजेपी ने उत्तर भारतीयों को साधने की कोशिश की है, तो मुंबई में भी यादव वोटर्स की संख्या 7 लाख है। जरा समझिए कि महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों पर इतना फोकस क्यों है। मुहावरा बहुत अच्छा है, नए बाल कितने ठेरे भी सामने आते हैं। अभी जरा देख लेना, ये आ रहा 4 जून के तरीके क्या फर्क पड़ रहा है। 4 चरण हो गए हमारे, अब कोई चुनाव बचे नहीं, ना कोई कम ज्यादा कर सकते हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इतना बढ़िया है कि वो हर बार 14 में 27, 19 में 28, अब ये आ गया तीसरा चुनाव, तो अब आप अपने आप गिनती कर लेना। सभी दल उत्तर भारतीयों को रिझाने में जुटे हैं। मुंबई में करीब 40 से 42% हिंदी भाषी मतदाता हैं। उत्तर भारतीय वोटर्स की संख्या 30% है। मुंबई में करीब 6 से 7 लाख यादव वोटर्स हैं। उत्तर भारतीय समाज को प्रतिनिधित्व न मिलने से नाराज हैं। ऐसे नाराज वोटर्स को साइलेंट वोटर कहा जा रहा है। उत्तर भारत के इन वोटर्स को मनाने के हर प्रयास जारी हैं। कई प्रतिनिधियों ने मंचों से अपनी नाराजगी भी जाहिर की। बीजेपी ने मोहन यादव को अब जिम्मेदारी दी है। मुंबई साउथ सेंट्रल सीट में कुल 6 विधानसभा आती है, जिसमें
शिवसेना यूबीटी 1, बीजेपी 2, शिवसेना शिंदे 1, कांग्रेस 1, एनसीपी के पास 1 सीट है। ये सीट शिवसेना के प्रभाव वाली मानी जाती है। यहाँ अब तक कुल 17 बार चुनाव हुए, जिसमें शिवसेना 7 बार जीती। लोकसभा सीट मुंबई साउथ सेंट्रल राजनीतिक इतिहास, कुल चुनाव 17, शिवसेना के पास 7, कांग्रेस 5, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 2। वहीं मुंबई साउथ लोकसभा में भी 6 सीटें हैं। शिवसेना ठाकरे के पास 2, बीजेपी के पास 2, शिवसेना शिंदे गुट के पास 1 और कांग्रेस के पास 1 सीट। मुंबई में शिवसेना के गढ़ में सेंध लगाने का जिम्मा बीजेपी ने मोहन यादव और उत्तर भारतीय नेताओं को सौंपा है, क्योंकि शिवसेना की सियासत हमेशा से ही मराठी मानुष की रही है और उन्होंने उत्तर भारतीयों का कई मर्तबा विरोध किया। ऐसे में अब बीजेपी उन्हीं उत्तर भारतीयों को साध कर शिवसेना को मात देना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो आखिर सीएम डॉक्टर मोहन यादव को महाराष्ट्र क्यों भेजा है, इसे समझने के लिए हम सीधे रुक करेंगे। हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अंचल, कई स्टेट में मोहन यादव ने रोड शो किए हैं, जनसभाएं की हैं, चुनाव प्रचार किए हैं, स्टार प्रचारक हैं, उनकी जिम्मेदारी है, निभा रहे हैं। लेकिन समझना चाहूंगा आपसे कि महाराष्ट्र क्यों भेजा गया मोहन यादव को? देखिए सुमित, मैं आपको बताऊं कि अगर बात की जाए पूरे देश भर में ओबीसी वोटर्स की, तो लगभग 44 से 45% वोटर ओबीसी हैं। और उसमें यादव वोटर्स की अगर बात की जाए तो यादव वोटर्स 14 से 15% हैं। और अगर उत्तर प्रदेश और बिहार की बात की जाए तो लगभग 20% आबादी ओबीसी है, जिसमें 9% जो वोटर्स हैं वो यादव वोटर्स हैं। और 11 ऐसी लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की 80 में से जिस पर यादव प्रभावशाली हैं और उनका वोट जो है वो निर्णायक होता है। और अगर बात की जाए मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में भी उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत सारे लोग जाकर रहने लगे हैं। वहां पर अच्छी खासी तादाद है उन वोटर्स की जो उत्तर प्रदेश और बिहार से आते हैं और यादव वोटर्स हैं। तो उन्हें लुभाने के लिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आप देखिए उत्तर प्रदेश में एक नारा चल पड़ा है, बिहार में एक नारा चल पड़ा है। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जो कि स्टार प्रचारक की भूमिका में हैं, उनको लेकर एक नारा चल रहा है, श्री कृष्ण विरोधियों का छोड़ हाथ, यादव चला मोहन के साथ। तो देखिए कितनी बड़ी बात है और ये पूरी तैयारी कोई एक दिन की नहीं है। बहुत ठीक बात कही आपने। जाति समीकरण को साधने के लिए मोहन यादव तो लगातार दूसरे स्टेट्स की दौरे कर रहे हैं, ये तो जाति फैक्टर हुआ। लेकिन अगर मोहन फैक्टर की बात कर ली जाए, उनके कद की बात कर ली जाए, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार पार्टी में उनका कद बढ़ता ही जा रहा है। चुनाव प्रचार के लिहाज से हम इसे कह सकते हैं, देख भी रहे हैं। अंचल, देखिए राष्ट्रीय पटल पर अगर आप देखें तो एक बड़े ओबीसी नेता के तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नाम उभर कर सामने आया है। जितने कम समय में और जितनी तेजी के साथ उनकी लोकप्रियता बढ़ी है और उन्होंने शीर्ष नेतृत्व के मन में जो अपनी जगह बनाई है, शायद इसीलिए लोग कहते भी हैं कि मोदी के मन में मोहन, ऐसी बातें तक होने लगी हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं एक बड़े वोट बैंक को साधने के लिए 40-45% मतदाता और ओबीसी और 14 से 15% मतदाता यादव वोटर्स, ये कोई आम बात नहीं होती है। इसमें प्लानिंग देखिए आप, कितनी बड़ी प्लानिंग है। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें 11 पर सीधे प्रभाव है यादव वोटर्स का। और इसके अलावा अगर बात करें तो मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ 2022 में। इसके पहले पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी के एक बड़े ओबीसी नेता के तौर पर अब उभर कर सामने आ रहे हैं राष्ट्रीय पटल पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। अंचल, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब बात हो जाए कांग्रेस की, कांग्रेस के बागी प्लान की। मध्य प्रदेश में पाला बदलने वाले विधायकों को लेकर कांग्रेस फिलहाल चुप्पी साधे है, सही वक्त का इंतजार कर रही है, मतलब तूफान के पहले की खामोशी। हाँ, 4 जून को नतीजों के बाद कांग्रेस अब दल बदलू विधायकों को नोटिस जारी करेगी। क्या है कांग्रेस का प्लान बागी विधायकों को लेकर, समझिए। बीजेपी में चले गए तो उसका समाप्त हो गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी में जाने वाले विधायकों को लेकर कांग्रेस अब तक चुप्पी साधे है। ना तो विधायकों से कोई सवाल जवाब किए गए और ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। और वजह है कांग्रेस का ऐसे विधायकों के लिए स्पेशल प्लान। कांग्रेस ने दल बदलने वाले विधायकों के लिए प्लान तैयार किया है। पार्टी 4 जून का इंतजार कर रही है।
नतीजों के बाद कांग्रेस पाला बदलने वाले विधायकों जैसे रामनिवास रावत, निर्मला सप्रे और कमलेश शाह को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है। जीतू पटवारी ने हालांकि संकेत दे दिए हैं, ऐसे विधायकों के लिए पार्टी में जगह नहीं बची है। कांग्रेस ने जब वो बीजेपी में चले गए तो स्वतः समाप्त हो गए। जो कानूनी प्रक्रिया उसका पालन किया जाए। कांग्रेस ने जब वो बीजेपी में चले गए तो स्वतः समाप्त हो गए। जो कानूनी प्रक्रिया उसका पालन किया जाए। कांग्रेस अपने तीनों विधायकों को तब तक पार्टी से नहीं निकालेगी जब तक विधानसभा का बजट सत्र शुरू नहीं हो जाता। बजट सत्र में सरकार के कई फैसलों को सदन से मंजूरी दिलाई जाएगी। ऐसे में कांग्रेस का प्लान क्या है, जरा समझिए। बजट सत्र में कांग्रेस जारी कर सकती है व्हिप, प्रस्तावों पर सरकार के खिलाफ मतदान की मांग करेगी। दल बदलू विधायकों को साफ करना होगा अपना स्टैंड। गैर हाजिर रहे या विरोध में वोट किया तो सदस्यता जाएगी, और इसलिए पार्टी ने विधायकों की सदस्यता को निरस्त करने के लिए अलग अलग परिस्थितियों के लिहाज से अलग अलग रणनीति तैयार की है। कमलेश शाह, निर्मला सप्रे और रामनिवास रावत ने बीजेपी तो ज्वाइन की है, लेकिन कांग्रेस से अब तक इस्तीफा नहीं दिया। लिहाजा अब कांग्रेस ऐसे विधायकों पर कार्रवाई के मूड में नजर आ रही है। आने वाले वक्त में दल बदल को लेकर सियासत और गर्म होने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। कांग्रेस तो प्लान बना रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का प्लान गड़बड़ा गया है। सब कुछ हिल गया है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम आवास में मारपीट का मामला सामने आने के बाद हो रही राजनीति ने राष्ट्रीय राजधानी की गर्मी को और ज्यादा बढ़ा दिया। स्वाति मालीवाल मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। विभव की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंच गए। इसके बाद दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। क्या कुछ घटनाक्रम अभी तक घटा है इस पूरे केस में, उसे जानने के लिए रिपोर्ट देखिए हमारी। विभव कुमार गिरफ्तार। विभव कुमार खोलेंगे राज से पर्दा। विभव आपका सब कुछ जानते हैं। केजरीवाल के लिए बढ़ेगी मुसीबत। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में मारपीट के आरोपी अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर दिया। पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए दोपहर 12:40 बजे सिविल लाइंस थाने ले गई। पूछताछ के बाद विभव को 30,000 कोर्ट में पेश किया जाएगा। विभव कुमार की गिरफ्तारी के साथ ही दिल्ली के सीएम हाउस से एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें सुरक्षा कर्मी स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस से बाहर निकाल रहे हैं। वीडियो में दिल्ली पुलिस भी नजर आ रही है। इस बीच राघव चड्ढा को दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर देखा गया। सीएम केजरीवाल से मुलाकात के बाद वो विभव कुमार से मिलने थाने पहुंचे। बता दें कि राघव चड्ढा कई महीनों से भारत में नहीं थे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो उनकी आंख का इलाज चल रहा है, जिसके चलते उन्हें विदेश में रुकना पड़ा। रिकवरी के बाद वो भारत लौटे हैं। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा से शादी के बाद ही वो भारतीय राजनीति से नदारद थे। हालांकि अब इस मामले में जब मीडिया ने राघव चड्ढा से सवाल किया तो वो बिना कुछ बोले ही निकल गए। सिर्फ राघव चड्ढा ही नहीं, आम आदमी पार्टी के कई नेता इस मामले में बोलने से बच रहे हैं। जो नेता बोल रहे हैं वो स्वाति मालीवाल को गलत साबित करने में लगे हुए हैं। 13 तारीख का मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सफारी सूट में 2 पुलिसकर्मी पुरुष हैं और 1 महिला पुलिसकर्मी है। सीएम साहब की सिक्योरिटी के लोग हैं। उनसे स्वाति जी बदतमीज़ी करती हुई नज़र आ रही हैं। कह रही हैं मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा लूँगी। विभव कुमार के लिए अपशब्द बोलती हुई नज़र आ रही हैं। कपड़े उनके ठीक ठाक दिख रहे हैं। आराम से सोफे पे बैठी हैं और कमांड कर रही हैं। विक्टिम नहीं लग रही हैं, हड़का रही हैं। ऐसा लगता नहीं कि वो जो बात कह रही हैं अपनी एफआईआर में वो घटना उनके साथ हुई। लेकिन क्या सिर्फ विभव कुमार की गिरफ्तारी से मामला खत्म हो जाएगा? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये मामला अरविंद केजरीवाल के लिए भी मुसीबत बन सकता है। आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में केजरीवाल को समन भेजा जा सकता है, जबकि स्वाति मालीवाल ने अब तक अरविंद केजरीवाल को लेकर कोई बयान नहीं दिया। लेकिन मारपीट उनके घर में ही हुई है, इसीलिए केजरीवाल इस मामले में बच नहीं सकते।
केजरीवाल के लिए इसलिए भी दिक्कत हो सकती है क्योंकि विभव कुमार और स्वाति मालीवाल उनके राजदार हैं। तीनों पिछले 20 सालों से साथ में काम कर रहे हैं, इसलिए न केवल इस मारपीट को लेकर बल्कि शराब घोटाले समेत कई मामलों में विभव कुमार अपना मुंह खोल सकते हैं। इन सब के बीच स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ गई है। मेडिकल रिपोर्ट में स्वाति मालीवाल के दाहिने गाल और बाएं पैर में चोट के निशान पाए गए। बता दें कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने विभव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो स्वाति मालीवाल के इस केस ने आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ा डेंट दे दिया है। देखने वाली बात होगी कि सियासत कहां पर खत्म होती है इस मसले को लेकर। फिलहाल लाउड स्पीकर में आज के लिए इतना ही। खबर लगातार जारी है, देखते रहिए विस्तार न्यूज।